नमस्कार। देखिए, एक तरफ है स्टेट की पावर और दूसरी तरफ है एक आम इंसान की आज़ादी। और इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस होता है। गिरफ्तारी ये कानून व्यवस्था के लिए एक ज़रूरी टूल तो है, पर यही वो चीज़ है जो किसी की आज़ादी पर सबसे बड़ा असर डालती है। तो चलिए, आज इसी को समझते हैं कि कैसे हमारी अदालतों ने इस बैलेंस को बनाया है और सालों से पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए कानून को एक नया ही रूप दिया है। तो चलो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या पुलिस के पास किसी को अरेस्ट करने की पावर है? इसका मतलब यह है कि वो जब चाहे किसी को भी उठा के ले जा सकती है? ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, ये तो हमारी पर्सनल फ्रीडम के हक से जुड़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि कई दशकों तक इसका जवाब अक्सर हाँ ही होता था, पर अब हालात बदल चुके। आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि गिरफ्तारी की ये शक्ति कहां से आई। फिर जानेंगे कि अदालतों ने कैसे सुरक्षा कवच बनाना शुरू किया। इसके बाद उस लैंडमार्क चेकलिस्ट की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर जेल नहीं जमानत के सिद्धांत को समझेंगे और आखिर में इन सारे अधिकारों को एक साथ समेटेंगे। तो चलिए, शुरू से शुरू करते हैं। भारत में गिरफ्तारी से जुड़ा जो कानून है ना, उसकी जड़ें कॉलोनियल दौर से जुड़ी हैं, जब पुलिस की पावर पर कोई सवाल नहीं उठाता था। ये एक ऐसी विरासत थी जिसमें बदलाव की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि अरेस्ट ये किसी के लिए भी बहुत अपमानजनक होता है, उसकी आज़ादी छीन लेता है और एक ऐसा दाग छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिटता। लंबे समय तक पुलिस की छवि ही यही थी कि वो उत्पीड़न का एक औजार है। पहले गिरफ्तार करो फिर जांच करो वाली सोच इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि इसे बदलने के लिए हमारी न्यायपालिका को ही सामने आना पड़ा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब जुडिशरी ने पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए दखल देना शुरू किया। ये मनमानी गिरफ्तारियों पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए पहले लेकिन सबसे अहम कदम थे। 1994 में जोगिंदर कुमार का केस एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये मामला एक वकील की गैरकानूनी हिरासत से जुड़ा था, जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे किया जा सकता है? और कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, नहीं। सिर्फ इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस के पास पावर है। अरेस्ट एक जरूरत होनी चाहिए, आदत नहीं। तो इस फैसले ने ना कुछ बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत सेट कर दिए। पहली बात तो ये कि हर केस में अरेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। दूसरी, जो इंसान गिरफ्तार हुआ है उसे यह हक दिया गया कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बता सके कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं इस जगह पर हूं। और जो सबसे सबसे जरूरी बात थी वो ये कि मैजिस्ट्रेट को इन राइट्स का गार्डियन बना दिया गया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि सारे नियम फॉलो हुए हैं या नहीं। अब इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने अगले मामले में और भी पुख्ता किया। देखिए, उस दौर में कस्टडी में हिंसा और मौतों के मामले बढ़ रहे थे, तो कोर्ट को लगा कि सिर्फ गिरफ्तारी पर ही नहीं बल्कि कस्टडी के दौरान भी इंसान के सम्मान और सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाने बहुत जरूरी हैं। तो 1997 में डीके बसु केस में सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइंस का एक पूरा चार्टर ऑफ राइट्स ही जारी कर दिया। इसका मकसद था कि पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता और जवाबदेही आए। इसमें कहा गया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर की पहचान साफ सुथरी होनी चाहिए, अरेस्ट का एक मेमो बनाना होगा और एक बार फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर करने के अधिकार पर जोर दिया गया। और इतना ही नहीं, कस्टडी में लिए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने का हक दिया गया। किसी भी तरह की फिजिकल टॉर्चर पर रोक लगाने के लिए हर 48 घंटे में मेडिकल जांच को जरूरी बना दिया गया। और यह भी पक्का किया गया कि अरेस्ट की जानकारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम को भेजी जाए ताकि कोई भी जानकारी छुपी ना रहे। सच कहूं तो ये नियम आज भी गिरफ्तारी कानून की रीढ़ की हड्डी हैं। तो जोगिंदर कुमार और डीके बसु ने नींव तो रख दी, लेकिन अब हम आते हैं उस जजमेंट पर जिसे एक क्रांति कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साल 2014 में आया अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य का फैसला, जिसने खास तौर पर उन अपराधों के लिए अरेस्ट के प्रोसेस को पूरी तरह से बदल दिया जिनमें 7 साल तक की सजा होती है। इस फैसले का दिल है सीआरपीसी के सेक्शन 41 में दी गई ये चेकलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया। अब पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले लिखित में बताना होगा कि भाई इन वजहों में से किस वजह से गिरफ्तारी जरूरी है। क्या आरोपी को रोकना जरूरी है, क्या जांच के लिए जरूरी है, या फिर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। अब सिर्फ शक काफी नहीं है, कारण लिख कर देना होगा। और यहीं से अकाउंटेबिलिटी का एक लूप शुरू होता है। इसका पहला स्टेप है पुलिस ऑफिसर, जिसे ना सिर्फ चेकलिस्ट पर टिक करना है बल्कि अपनी रिपोर्ट में वो कारण और वो सबूत भी देने हैं जिनके आधार पर उससे लगा कि भाई अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कानूनी जिम्मेदारी है। इस लूप का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है मजिस्ट्रेट साहब।
अब मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ पुलिस की बात पर रबर स्टैंप लगाना नहीं है। उन्हें पुलिस की रिपोर्ट और चेकलिस्ट को बारीकी से देखना होगा और ये रिकॉर्ड करना होगा कि वे पुलिस के दिए कारणों से संतुष्ट हैं, और अगर वे संतुष्ट नहीं हैं तो वे कस्टडी देने से साफ मना कर सकते हैं। और इस लूप को पूरा करता है इसका नतीजा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन नियमों को नहीं मानता या कोई मैजिस्ट्रेट बिना कारण बताए कस्टडी की मंजूरी दे देता है तो दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है और इसे कोर्ट की अवमानना भी माना जाएगा। इन्हीं सख्त नतीजों की वजह से इन गाइडलाइंस में असली दम है। अच्छा, गिरफ्तारी की बात तो हो गई, पर इसके बाद अगला बड़ा सवाल आता है जमानत का। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है, जेल अपवाद के सिद्धांत को और भी ज्यादा मजबूती दी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्सनल लिबर्टी सबसे ऊपर है। सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत को दूर किया गया। होता क्या था कि पहले कई अदालतें पुलिस की फाइनल रिपोर्ट यानी चार्जशीट फाइल करने के लिए ये शर्त लगा देती थीं कि पहले आरोपी को गिरफ्तार करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर किसी इंसान ने पूरी जांच में सहयोग किया है तो सिर्फ चार्जशीट फाइल करने के नाम पर उसे गिरफ्तार करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और फिर आया सत्येंद्र कुमार अंतिल का मामला। इस केस ने तो जमानत के कानून को एक तरह से ऑर्गेनाइज ही कर दिया। ये फैसला जमानत पर आज तक के जितने भी बड़े बड़े फैसले हुए ना, उन सबका एक निचोड़ है। इसने पूरे प्रोसेस को सिंपल और क्लियर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। तो कोर्ट ने क्या किया कि सारे ऑफेंसेस को 4 कैटेगरी में बांट दिया, और इसमें जो सबसे मजेदार चीज है ना, वो है कैटेगरी ए। ये उन अपराधों के लिए है जिनमें 7 साल तक की सजा होती है। मतलब हमारे देश के ज्यादातर क्रिमिनल केसेस इसी कैटेगरी में आते हैं। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे मामलों में किसी को सीधे गिरफ्तार मत करो, पहले नोटिस भेजो और बेल पर फैसला भी उससे कस्टडी में लिए बिना ही कर दो। बाकी जो कैटेगरीज हैं बी, सी और डी, वो ज्यादा सीरियस अपराधों, स्पेशल एक्ट्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए हैं, जहां जमानत की शर्तें जाहिर है काफी सख्त हैं। तो इन सभी ऐतिहासिक फैसलों का निचोड़ क्या निकला? एक आम नागरिक के लिए इन कानूनी बदलावों का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गिरफ्तारी कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है। इसके लिए ठोस वजह होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह हक है कि वो अपनी गिरफ्तारी की खबर किसी जानने वाले को दे सके। 7 साल तक की सजा वाले मामलों में पुलिस को अर्नेश कुमार चेकलिस्ट को फॉलो करना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मजिस्ट्रेट एक रबर स्टैंप नहीं बल्कि आज़ादी के रक्षक हैं, और अगर जांच में सहयोग किया है तो सिर्फ चार्जशीट के लिए गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। इन सारे फैसलों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, कानून सिर्फ किताबों में लिखी हुई धाराएं नहीं हैं। ये तो न्याय का एक जीता जागता और लगातार विकसित होता हुआ माध्यम है, जो समय के साथ हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की रक्षा के लिए खुद को बदलता रहता है। कानून की ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक समझ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।